बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 36 है 9th क्लास फिज़िक्स का, और लेक्चर नंबर 35 में हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज कर रहे थे और हम 2.5 तक कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.6 से। तो 2.6 है कि हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटिंग मोशन। फेरिस व्हील अपने जब आप मेले वगैरह में जाते हैं या पार्क वगैरह में जाते हैं तो बड़ा सा झूला होता है ना, जो गोल गोल घूमता है, ठीक है, जिसके अंदर जगह बनी होती हैं जहाँ पे हम बैठते हैं और उसके बाद फिर वो एक एक्सिस के गिर्द घूमता है, ठीक है। तो वो आपने देखा होगा। तो पूछ रहे कि राइडर्स जो यानी जो उसके अंदर बैठे हुए हैं फेरिस व्हील के अंदर, वो किस तरह पोजेस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को बट नॉट रोटेटरी मोशन को। यानी उनकी ट्रांसलेटरी मोशन होती है लेकिन रोटेटरी मोशन नहीं होती। तो इसको आप एक्सप्लेन करें कि कैसे है। सर्कुलर मोशन, द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड इन सर्कुलर मोशन, द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड इज़ आउटसाइड द बॉडी। हमने पढ़ा कि सर्कुलर मोशन के अंदर जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, ठीक है, तो जो पॉइंट होता है बॉडी का यानी इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड, यानी जब हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन में कोई भी पॉइंट है उसके गिर्द जो है वो बॉडी मूव कर रही है, इज़ आउटसाइड द बॉडी, वो बॉडी की आउटसाइड होता है, ठीक है। राइडर इन अ फेरिस व्हील हैव रोटेटरी मोशन बिकॉज द एक्सिस अबाउट विच अ राइडर मूव्स इज पासिस थ्रू द राइडर इटसेल्फ। इसी वजह से हम कहते हैं कि जी जो राइडर है फेरिस व्हील के अंदर उनकी रोटेटरी मोशन होती है, क्योंकि वो एक्सिस जो है कि जिसके गिर्द राइडर मूव करता है वो एक्सिस पास कर रहा होता है थ्रू द राइडर इटसेल्फ, राइडर में से पास कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जी फेरिस व्हील के अंदर जो राइडर है वो ट्रांसलेटरी मोशन को पोजेस कर रहा है, वो भी कर रहा है रोटेटरी मोशन के मुकाबले में, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये कहेंगे कि जी वो रोटेटरी मोशन इसकी नहीं है, क्योंकि रोटेटरी मोशन के अंदर क्या होता है कि पॉइंट जो है उसके इर्द गिर्द रोटेशन होती है, लेकिन राइडर्स जो है फेरिस व्हील के अंदर उसमें जो एक्सिस है रोटेशन का वो राइडर में से ही पास कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है स्केच अ डिस्टेंट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमिन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। डिस्टेंट टाइम ग्राफ को जो है स्केच करना है, ठीक है, और हमने ये भी बताना है कि हम किस तरह स्पीड जो है किसी भी बॉडी की फाइंड कर सकते हैं इस ग्राफ से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्टेंट टाइम ग्राफ है क्या। इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है उनको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना ये बहुत ही यूज़फुल है। द टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज इंटरचेंजेबली व्हेन द मोशन इज़ इन स्ट्रेट लाइन। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसी टर्म्स हैं जिनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो है वो राउंड अबाउट सेम हो जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली इफ़ द मोशन इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन देन स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो यूज इंटरचेंजेबल। इसी तरह अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड चूँकि मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। So in a distant time graph, time is taken along horizontal axis while vertical axis shows the distance covered by the object. तो distant time graph में स्टूडेंट याद रखें, आप डिस्टेंस को ये जो नज़र आ रहा है आपको along y axis लेते हैं और टाइम को along x axis। टाइम को along x axis क्यों लिया जाता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि टाइम जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आप along x axis लेंगे। अच्छा, सबसे पहला ग्राफ हमारे पास जो है स्टूडेंट वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इन दिस ग्राफ शोन इन द फिगर द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज़ 0। अब आप देखते हैं कि 5 सेकंड गुजरते हैं और डिस्टेंस 15 मीटर पर सेकंड है। 10 सेकंड के बाद भी वही है, 15 सेकंड के बाद भी वही है। तो इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा और टाइम पास हो रहा है। So that is the object is at rest. Thus a horizontal line parallel to the time axis on a distant time graph show the speed of the object. तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका ग्राफ आपको इस तरह नज़र आएगा, यानी टाइम पास हो रहा है और ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा और आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के। उसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट जो ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड।
अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे तो ग्राफ किस तरह का होगा, फिगर में आपको नजर आ रहा है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमने कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि अगर कोई भी बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ग्राफ से आप देख सकते हैं 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस, पर अगले 5 सेकंड में 20, यानी देखें टाइम 5 से इंक्रीज़ हो रहा है और डिस्टेंस टाइम के 10 के गैप से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन देगा, जो आपको नज़र आ रही है लाइन बेस्ट फिट। इट्स स्लोप्स गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो स्लोप है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आपको देगा किसी भी पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रायंगल लेते हैं ए बी, ठीक है, यानी ये ए और बी में जो ट्रायंगल बन रहा है, आप अगर ये कंसिडर करें यहाँ से 0 से बी तक, फिर बी से डी तक, ये अगर आप फिगर कंसीडर करते हैं और इसके लिए आप स्पीड फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस बी से डी तक कितना बन रहा है 30, ठीक है, 30 - 0 30 आएगा, और टाइम कितना बन रहा है 15। तो आप 30 को 15 से डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आएगा 2, यानी हर एक इंटरवल के लिए आपका टाइम अंडर द ग्राफ क्या आएगा सेम आएगा, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइड बाय रन। तो अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन यहाँ तक लेके आता हूँ, फिर इसको ऐसे लेके जाता हूँ, तो राइज कितना आएगा, डिस्टेंस ई एफ आएगा। ई एफ क्या है, ई एफ ये वाला डिस्टेंस है, और अगर हम ग्राफ पे देखते हैं तो ये ए यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये ई एफ। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया राइज डिवाइडेड बाई ये हो गया रन, यानी राइज हमारा ई एफ है जो कि 30 - 20, ये आ जाएगा 30 - 10 सॉरी, ये आ जाएगा 20, और रन क्या यहाँ से ए से लेके इस डी तक का डिस्टेंस ये है 15 - 5 ये 10। तो जब मैं 20 को 10 से डिवाइड करूँगा यू विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वुड बी द स्पीड फाउंड फॉर द ग्राफ इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो फिर ग्राफ किस तरह का होगा। When an object does not cover equal distance in the equal interval of time, then its speed is not constant। कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम कहेंगे इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इस केस में आपका स्लोप जो है वो आप सही तरीके से नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि इस केस में आप टेंजेंशियली ड्रा करेंगे स्लोप, ठीक है। यानी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट बी आप ड्रा कर रहे हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे हैं जो कि आगे मीट कर दिया, फिर इसको डाउन स्टेयर लेके आ रहे हैं तो आपने पी पॉइंट को टेंजेंशियली पास किया, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल ग्राफ है, यानी अभी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो कि वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो फिर इस केस में आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी क्या आएगा आर एस, ये डिस्टेंस डिवाइड बाय रन विच इज़ क्यू एस। आर एस बन रहा है आपका 30 और क्यू एस बन रहा है 15 - 5 10, तो ये आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्पीड आपकी हर एक पॉइंट पे चेंज होगी। सो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पी इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। द स्लोप इज़ हायर एट इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज़ ग्रेटर। स्पीड इज़ 0 एट इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज़ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्लोप के लिए आपकी स्पीड क्या आएगी 0 आएगी, जैसे जैसे आपकी स्लोप बढ़ेगी आपकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी। तो यहाँ तक आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।